नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, जहां सीएम धामी ने संघ पदाधिकारियों से की मुलाकात, सांसायिक मुद्दों पर भी की चर्चा। आरएसएस कार्यालय केशव कुंज में हुई मुलाकात, आज सुबह संघ कार्यालय पहुंचे थे धामी। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सांसायिक मुद्दों पर चर्चा किया गया। आरएसएस कार्यालय केशव कुंज में ये मुलाकात हुई है। आज सुबह संघ से मुलाकात हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है और इस दौरान संघ पदाधिकारियों से दौरान मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। सांसायिक मुद्दों पर भी चर्चा किया गया। आरएसएस कार्यालय केशव कुंज में ये मुलाकात हुई है। तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा किया गया और साथ ही साथ सांसायिक मुद्दों पर इस दौरान चर्चा किया गया और आगे की रणनीति क्या कुछ होगी इसको लेकर के भी चर्चा किया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष खनीरा जुड़ चुके हैं। हर्ष, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, सीएम धामी का आज दिल्ली दौरा है, क्या कुछ खास है और किन मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा हुई है? अंजलि, देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं और जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, इसको लेकर के लगातार जो चर्चा है तो वो अभी थमी नहीं है जब तक कि फाइनल नहीं हो जाता है। एक तरफ मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है और ऐसे में ये जो कयास है ये भी लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है उसे भरा जा सकता है। अभी वर्तमान की बात करें अंजलि, तो यहाँ पर लगभग 5 पद रिक्त हैं। इन 5 पदों पर अब जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका नाम सामने आ रहा है। तमाम जो नाम है वो इसमें जोड़े गए। हालांकि अभी अप्रत्याशित रूप से जो सूची है वो जारी नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल ये माना जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता है, खासतौर पर चाहे वो प्रीतम सिंह चौहान हो या इसके अलावा मदन कौशिक हो और साथ ही साथ विनोद चमोली हो या फिर जो खजानदास हो, तो तमाम ऐसे लोग हैं उनको इसमें शामिल किया जा सकता है। बहरहाल अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल विस्तार है उस पर विशेष फोकस है और इसी को लेकर के 2 दिवसीय दौरा उनका दिल्ली में है। कल भी वे दिल्ली में थे और आज भी वो दिल्ली में मौजूद है। तमाम संगठन के लोगों से भी मुलाकात हो रही है और संगठन के लोगों से मुलाकात इसलिए भी हो रही है और उस पर चर्चा ये भी की जा रही है कि अब प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है और अब पूरा होने के बाद उनका जो कार्यकाल है अब कौन यहाँ पर उसको नियुक्ति दी जाए, इस पर भी चर्चा की जा रही है। दूसरी तरफ जो इन लोगों ने चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इनको कहीं ना कहीं इनाम के तौर पर उनको दायित्व दिए जाने हैं, उस पर बीजेपी ने सूची तैयार की है। इस सूची को लेकर के संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की भेंट भी हो रही है, उसमें चर्चा भी हो रही है। अंजलि, मैं आपसे हर्ष ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए, आरएसएस की एक अहम भूमिका होती है, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाम का चयन हो, चाहे तमाम जो अभी आपने कहा कि 5 सीटें यहाँ पे खाली है। क्या ये मीटिंग का जो उद्देश्य था वो कुछ और भी था या केवल कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा? जैसे मैंने बताया अंजलि, क्योंकि कैबिनेट विस्तार भी एक बड़ा मामला है और दूसरी तरफ जो राज्य के तमाम लोगों को जो बीजेपी के खास लोग हैं, जिन लोगों ने खासतौर पर चुनाव में अपनी भूमिका अदा की है और बेहतर परफॉर्मेंस किया है, तो उनको इनाम के तौर पर उनको कहीं न कहीं जगह देने का काम बीजेपी कर रही है और ऐसे में सरकार के जो काम है उस पर भी शिथिलता आती है और जाहिर सी बात है कि सरकार के जो कामकाज है उनको भी हल्का किया जा सकता है। तो इसी तरफ जो तमाम लोगों से जो मुलाकात हो रही है उसके मायने तो ये भी निकाले जा रहे हैं कि अब प्रदेश में जो संगठन के साथ साथ जो दायित्वधारी हैं उनको भी दायित्व देने का काम किया जाएगा। इसी तरफ लगातार काम भी किया जा रहा है। अंजलि, तो ये भी हर्ष, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, 2 दिन के ये दौरे पर हैं और आगे का अगर कार्यक्रम की बात करें धामी का तो वो क्या कुछ रहेगा? देखिए, दिल्ली दौरे पे हैं और ऐसे में तमाम लोगों से मुलाकात उनकी हो रही है, संगठन के लोगों से मुलाकात उनकी हो रही है और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात हो रही है। विकास कार्यों को लेकर के जहां चर्चा हो रही है, अभी आपने देखा अंजलि की प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पे थे, उत्तरकाशी पहुंचे थे, तो वहां पर उन्होंने जो सरकार के जो काम है उनको गिनाने का काम किया था और अभी प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदेश सरकार के तमाम जो योजनाएं हैं वो जन कल्याण योजनाएं जो जनता तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, इसको लेकर के लगातार जो जिम्मेदारी है वो तमाम नेताओं को यहाँ पर दी गई थी। ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर इस कार्यक्रम को आहूत किया गया था और एक बड़े स्तर पर इसको किया गया। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही रेंज में ये कार्यक्रम किए गए थे और अभी जो कार्यक्रम है बिल्कुल सफल हो चुके हैं और किस तरह से लोगों को इसका फायदा मिल रहा है और अभी कितना और काम बाकी है। फिर अगर 2 साल की बात करें तो जो सरकार के 2 साल बचे हुए हैं उनमें कितना काम किया जा सके, इस तरफ भी रणनीति बनाई जा रही है और जो विकास के जो
एजेंडे हैं उस पर ही मुख्यमंत्री आज तमाम जो केंद्रीय नेता हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। अंजलि, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। जैसा आपने सुना, हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष जुड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई है और साथ ही साथ उत्तराखंड में जिस तरीके से अच्छे काम किए गए हैं उसको लेकर के भी जो लोग हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा और साथ ही साथ तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर चर्चा रहेगी। वही धामी सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को तेज कर दिया है। चारधाम यात्रा की निगरानी के लिए आईजी रेंज कार्यालय में एक विशेष सेल का गठन किया गया, जिसमें प्रभारी डीआईजी रैंक के अधिकारी होंगे। इनके द्वारा हर समय यात्रा मार्ग की कई संसाधन जो है उससे निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा यात्रा के जो प्रमुख पड़ाव हैं उस पर एएसपी स्तर के जो अधिकारी हैं उनको तैनात किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की समस्या आने पर तुरंत ही कदम उठाया जा सके। आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने यह बताया है कि यात्रा मार्गों और प्रमुख ठहराव स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो इस सेल के इंचार्ज रैंक के अधिकारी होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और तीर्थ यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। चारधाम यात्रा की निगरानी के लिए तैयारियां अब तेज कर ली गई है, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं। ऐसे में जो तैयारियां हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार कार्यरत है। तो विशेष सेल का भी इस दौरान गठन किया गया, क्योंकि देखिए 30 अप्रैल से ये चारधाम यात्रा की शुरुआत है। अब एक महीने से भी जो एक महीने से थोड़े से ज्यादा ही समय बाकी है। अब इस दौरान किस तरीके से तैयारियों को एक रूप दिया जाएगा, क्योंकि अब वो तैयारियां आखिरी पड़ाव पर हैं और उनको एक रूप देना अभी बाकी है। इसी को लेकर के लगातार सीएम धामी बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि इस बार चारधाम यात्रा के जो पुराने रिकॉर्ड्स है वो टूट सके और साथ ही साथ एक नया आयाम उत्तराखंड कर सके। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें माल्टा के प्रचार के चक्कर में वो भावुक हो गए। माल्टा गैरसैंण से आया था और गैरसैंण को लेकर के मैं खुद भी कुछ सपने देखे हैं और आपको भी दिखाए थे। वही हरीश रावत के इस पोस्ट पर बीजेपी उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला ने कहा कि हरीश रावत कभी खीरे से लेकर रोते हुए नजर आए तो कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आए। कभी माल्टा की दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं तो कभी पार्टी की दुर्दशा को लेकर नजर आते हैं और कभी अपने दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ही दुर्दशा का पर्याय बन चुकी है। आगे कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह एक वरिष्ठ नेता है। हरीश रावत जी कभी खीरे को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी पार्टी की दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं। तो इसकी टोटल ही कांग्रेस एक दुर्दशा का पर्याय बन गई है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कहना भी उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता है। वही धामी सरकार ने चारधाम की तैयारियां तेज कर दिया है। चारधाम की निगरानी के लिए आईजी रेंज में कार्यालय में एक विशेष सेल का गठन किया गया। इसके प्रभारी डीआईजी रैंक के अधिकारी होंगे। इनके द्वारा हर समय यात्रा मार्ग की कई संसाधनों से निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा यात्रा के प्रमुख पड़ावों पर एएसपी स्तर के अधिकारियों को तैनात किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके की समस्या आने पर तुरंत ही कदम उठाया जा सके। आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने यह बताया है कि यात्रा के जो मार्ग हैं और प्रमुख ठहराव स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सेल के इंचार्ज रैंक के अधिकारी होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और तीर्थ यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। चारधाम की यात्रा के लिए निगरानी भी की जा रही है। वहीं साथ ही साथ किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो लोगों को, उसके मद्देनजर भी तमाम तरीके की आयोजन किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस व्यवस्थाओं को लेकर के सीएम धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए और यात्रा के जो मार्ग है उनको किस तरीके से साफ सुथरा बनाया जा सके, उनको किस तरीके से लोगों के लिए सुगम बनाया जा सके, उसको लेकर के भी लगातार निगरानी की जा रही है। और साथ ही साथ तमाम जो तैयारियां हैं उसको अंतिम स्वरूप देने के लिए कार्य जोर पर है। वही बता दें कि जहां पर 30 अप्रैल से ये चारधाम यात्रा शुरू है और इससे पहले ही विशेष सेल का गठन किया गया, जो इन सभी तैयारियों को, इन सभी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखेगी। इन सभी व्यवस्थाओं पर एक
ये गठन किया गया ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। उसको लेकर के ये जो गठन है वो लगातार निगरानी करते हुए नजर आएगी ताकि जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो और चार धाम यात्रा सुगम, सफल और सुरक्षित हो सके, इसी को लेकर के लगातार धामी सरकार कार्य करते हुए नजर आए। हालांकि अगर बात करें उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तो हर बार अगर बात करें तो एक नया आयाम, एक नए आंकड़े सामने आते हैं। जो पुराने वाले जो आंकड़े होते हैं पिछले साल के उससे ज्यादा ही होते हैं और इस बार भी उत्तराखंड सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा कि पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार जो चार धाम यात्रा है वो नजर आएगी। उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले, इसी के मद्देनजर तमाम तरह की तैयारियां भी सीएम धामी की ओर से किया जा रहा। वही प्रदेश में नए मुख्य सचिव को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। मुख्य सचिव राधा का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद हो सकते हैं नए मुख्य सचिव। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन उत्तराखंड में रहकर कार्य करना चाहते हैं। आनंद राधा ने मुख्य सूचना आयुक्त के लिए आवेदन किया है। तो दावेदारी की रेस में आरके सुधांशु और जो एल पेनई हैं वो भी आगे चल रहे हैं। 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं दोनों ही। तो बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे मुख्य सचिव के नाम को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई है। वही साथ ही साथ 1997 बैच के आईएएस अधिकारी दो नाम हैं जो की दावेदारी की रेस में सबसे आगे चल रहे। प्रदेश के नए मुख्य सचिव को लेकर के चर्चाएं तेज। राधा के मुख्य सूचना आयुक्त के लिए आवेदन किया गया। दावेदारी की रेस में आरके सुधांशु और एल पेनई दोनों आगे चल रहे हैं। वही 1997 के बैच के आईएएस है आनंद वर्धन इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। वही रुड़की सोलानी नदी पर अब जल्द ही नए पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार से पुल के लिए 38 करोड़ का बजट पास हुआ है। वही विधायक और लोक निर्माण विभाग अधिकारियों ने पुल का निरीक्षण किया। दिल्ली हरिद्वार हाईवे सोलानी नदी पर बने जो पुल है उसको जर्जर होने के कारण करीब 2 साल पहले ही भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया, जिसके कारण स्कूल और रोडवेज की जो बसें हैं उसको काफी घूमकर सफर तय करना पड़ता है। वही इस पुल के निर्माण की मांग भी उठाई गई थी। अब इस पुल के निर्माण को दिल्ली से हरी झंडी मिल चुकी है। विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि पुल के बराबर में नए जो पुल का निर्माण है वो मई 2025 तक शुरू हो जाएगा, जिसकी चौड़ाई करीब 7 मीटर होगी और इससे अलग दोनों ही किनारों पर 1.5 मीटर चौड़े फुटपाथ भी बनेंगे। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, इस बात को सिद्ध हुआ है और जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्ध करते हैं और सिद्ध से शिखर की ओर हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि पूर्व प्रतिष्ठित जो पुल था सोलानी नदी का, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही थी, स्कूल बसेस जो है वो नहीं जा पा रही थी, उसका सैंक्शन हो गया है, बजट उसका आ गया है। अब टेंडर कॉल होंगे और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अप्रैल में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, मई से जो है काम शुरू हो जाएगा और 2025 में ही इस पुल को पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर खनन मामले को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई। नदियों में खनन को लेकर के कार्य योजना को तलब किया गया। सरकार की कार्य योजना कोर्ट में पेश करेंगे निर्देश। वही बता दें कि 3 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होनी है। वीरेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका भी इसको लेकर के दाखिल की है। नदी के गिरते जल स्तर से सिंचाई भूमि प्रभावित हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर 3 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होनी है। वीरेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी। खनन मामले को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई है। देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे जहां पर नदियों में खनन को लेकर के कार्य योजना को तलब किया गया और सिंचाई भूमि से प्रभावित हो रही है। 3 अप्रैल को हालांकि इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होनी है। वीरेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में इसको लेकर के याचिका दाखिल किया था, जिस पर आज सुनवाई हुई और अब अगली सुनवाई 3 मार्च को होने वाली है। वही रुड़की दिल्ली रोड स्थित एक होटल में पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब मदरसा बोर्ड वजूद में है और मदरसा संचालकों ने मान्यता के लिए कई साल पहले से आवेदन किया हुआ है, ऐसे में उन्हें मान्यता न देने के लिए जो स्वयं सरकार दोषी है। उन्होंने यह भी कहा कि मदरसों को सीज करने में उनमें पढ़ रहे बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज सरकार अपनी उपलब्धियों का गुणगान कर रही है, लेकिन वह अपनी 8 उपलब्धियां भी जनता को बता नहीं सकती। उन्होंने यह भी दावा किया सरकार की असली नाकामियां वे गिना सकते हैं।
दलितों पर अंतर पैदा करने वाले साल, बल्कि इसके साथ भाजपा के 5 साल और 8 साल जोड़ दिए जाएं तो भी इनके पास सारे राज्य में 8 भी ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि हाँ 8 नहीं 80 ऐसे भाजपा सरकार के गलत काम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने इस राज्य की प्रतिष्ठा को गिराया है, उस पर चोट पहुंचाई। हर वर्ग परेशान है, चाहे बुजुर्ग हों, नौजवान हों। बेरोजगारी नौजवानों को परेशान कर रही है और जीवन की असुरक्षा बुजुर्गों को परेशान कर रही है। किसान हो या मजदूर हो, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर अनिश्चय के गर्त में है, मनरेगा में काम नहीं हो रहा है, श्रम काम मिल नहीं रहा है, मजदूर परेशान है। और किसान तो ऐसा लगता है कि इन्होंने किसान के अपमान की कमर कस रखी। वो इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर की रुख करते, वन विभाग के लिए बजट खर्च करना बड़ी चुनौती। बता दें कि जहां पर कैंपा के तहत स्वीकृत हुई थी बजट की बड़ी राशि वित्तीय वर्ष खत्म होने की कगार पर है, लेकिन कैंपा का 49 करोड़ रुपए खर्च करना अभी बाकी है। विभाग को 325 करोड़ का बजट दिया गया था। पौधारोपण समेत अन्य जो कार्य हैं उसके लिए ये बजट राशि दी गई थी और अब तक 85% राशि खर्च कर पाया वन विभाग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहाँ पर विभाग को एक बजट दिया गया था जिसके तहत पौधारोपण समेत अन्य जो चीजें थी वो थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 85% ही वन विभाग बजट खर्च कर पाया। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पर कैंपा के तहत स्वीकृत हुई थी बजट की बड़ी राशि वित्तीय वर्ष खत्म होने की कगार पर, लेकिन अभी तक पौधारोपण समेत जो अन्य कार्य है उसके लिए बजट राशि दिया गया था, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। वही कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चला रही है। पार्टी का यह अभियान 3 महीने तक चलेगा, जिसको लेकर के मसूरी में उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज छेत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर मताधिकार को लेकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत बीजेपी मताधिकार को छीनने का काम कर रही, जिसके लिए पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू किया। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले चुनावों को जीतने के लिए बीजेपी ने वोटिंग के अधिकार को जगह जगह छीनने का काम किया। जो बीजेपी के विचारधारा में विश्वास नहीं रखते उनके नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। हमारे जो वोट है, हमारा जो अधिकार है, उसे हम लोग सुरक्षित करें। आपने ये महाराष्ट्र में भी देखा, ये लोग पकड़े गए। आपने यही चीज हरियाणा में देखी, ये लोग पकड़े गए। यही चीज आपने दिल्ली के चुनाव में देखी। हमारा ये लक्ष्य ये है कि हमारा वोट है उस हम अपने या वोट को सुरक्षित किए जा रखें और एक व्यक्ति एक ही या जगह आपका या वोट करे। रहा सवाल आपने जो है 3 साल की बात कही है, मैं आज भारतीय जनता पार्टी, जिसका हमेशा नाम मैंने बहुत ही झूठी पार्टी यहाँ रखा है, इनसे पूछना चाहूंगा ये 3 साल का वो किस चीज का जश्न यहाँ मना रहे हैं। आज अंकिता भंडारी को इंसाफ आज तक नहीं मिला, उस वीआईपी का नाम नहीं आया, आप क्या इसका जश्न यहाँ मना रहे हैं। आज हम लोग बलात्कार में पूरे हिमालय राज्यों में नंबर 1 आ गए, आप क्या इसका जश्न वो मना रहे हैं। बेरोजगारी में हमारा क्या आज स्थान है, वो भी नंबर 1 पर है, क्या आप उसका जश्न यहाँ मना रहे हैं। नाम काट रहे हैं और अपने लोगों के नाम आपके रह रहे हैं, तो इसका मतलब आपने जो चुनाव परिणाम है उसको प्रभावित किया है। और ऐसे कई मामले सामने आए हैं, पर दिक्कत यह है कि वो लोग अब जो आगे की कार्रवाई करने में असक्षम है लोग, तो हम लोग जाके उनके द्वार घर घर जाके हम उनसे आरटीआई के फॉर्म भरवाएंगे। और बीजेपी का जो षड्यंत्र है, जो किस प्रकार से इन्होंने अपने लोगों के नाम जुड़वाए हैं और जो अन्य पार्टियों के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके नाम कटवाए हैं या तमाम और लोगों के नाम कटवाए हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे लोगों के पास जाकर हम चाहते हैं कि उनका हम आरटीआई के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करें कि किसके कहने पर उसकी एक नाम काटने की एक प्रक्रिया होती है। वो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा अध्यक्ष बॉबी पवार लालकुआं के दौरे पर हैं, जहां पर बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया।
प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि उत्तराखंड बने हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड की स्थापना की गई थी वो आज भी साकार नहीं हो सके हैं। जल, जंगल, जमीन के अलावा उत्तराखंड में आज भी बेरोजगारी की समस्या है। जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए संघर्ष किया, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उत्तराखंड में भू कानून, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर रहेगा, जिसको लेकर के उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया गया, जिसके तहत पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर चिंतन गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। तो वह इसके बाद ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर पर भी गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। प्रथम चरण के कार्यक्रम का समापन आज देहरादून में किया जाएगा। जो भी चिंतन गोष्ठियां की वो जिलावार कर रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। फिर भी अगर यूसीसी को खत्म किया जा सकता है तो करें, क्योंकि उत्तराखंड को इन्होंने प्रयोगशाला बना दिया है। जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं कि यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप की जो बात है वो बड़ा ही गलत एक मैसेज जाएगा और भविष्य में इसके दुष्परिणाम हमारे सबके सामने होंगे। हमारे बच्चे अगर इस ट्रैक पे चले जाएंगे तो हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज, सारी चीजें इस पर ये खतरा है हमारी संस्कृति पर। तो निश्चित तौर पर आज भी सरकार को चेत जाना चाहिए और इसे वापस करना चाहिए। और कि हमने देखा है कि पुष्कर धामी जी के द्वारा 3 साल बेमिसाल करके बड़े बड़े होल्डिंग और बड़े बड़े पोस्टर लगाकर जनता का करोड़ों रुपए खर्च किया है, और कल देहरादून में इतना एक मंच सजाकर करोड़ों रुपए वहां भी जनता का खर्च किया है। लोगों की तैयारियां हैं, किस प्रकार की। वही बीजेपी के पूर्व विधायक की बेटी को आपत्तिजनक फोटो भेजकर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने सहारनपुर निवासी आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने मोबाइल बरामद कर उसे कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेजा गया। वही मामले में पुलिस अब अभिनेत्री और मिला सनावार की तलाश में जुटी हुई है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि होली के दिन एक परिचित युवक ने फोन पर अभद्रता की और बाद में अनजान नंबर से आपत्तिजनक फोटो भी भेजे। बताते ये भी चले कि 21 मार्च को उर्मिला ने पीड़िता की मां को मैसेज कर धमकी दी थी कि उसके पास राघव द्वारा भेजे गए जो फोटो हैं वो है उनके पास, जिसे वह उसने वायरल करने की भी धमकी दी थी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही और जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। वही जनपद हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने 12 पुलिस उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में तत्काल फेरबदल किया। विभिन्न थानों और चौकियों से इनका स्थानांतरण कर नए कार्यक्षेत्र में तैनाती की गई। तो वही एसएसपी डोभाल ने यह भी बताया है कि इस बदलाव से कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की प्रभावशीलता बढ़ेगी। उनका यह भी मानना है कि समय समय पर इस तरह के फैसले लेने से सुरक्षा और न्याय व्यवस्था और अधिक मजबूत होगा। वही हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा बना करके तैयार किए गए हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आज उद्घाटन हुआ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल प्रेमियों के लिए कई खेलों को खेलने और उनकी कोचिंग की भी सुविधा दी गई है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह की मौजूदगी में आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ। दिसंबर 2024 में सीएम धामी ने हरिद्वार पहुंचकर इस नवनिर्मित बिल्डिंग का लोकार्पण किया था, जहां प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने यह बताया है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सभी सुविधाएं आज से सभी आम नागरिकों के लिए शुरू कर दी गई। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ये एक खास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें साधारण दामों पर भी लोग इंटरनेशनल लेवल के उपकरणों और ट्रेनिंग का लाभ ले सकते हैं। खिलाड़ियों और छोटे बच्चों को नए खेल सीखने के लिए दूसरे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी एचआरडीए के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ है वो सारी वही हम लोग फॉलो करेंगे। और अगर हम लोग सुविधाओं की बात करते हैं तो अभी हमारे पास आउटडोर अगर क्रिकेट को हम देखते हुए बात करते हैं तो 7 गेम हमारे यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें हमारा इंडोर क्रिकेट है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, स्क्वैश है, आपका जिम्नेजियम है और फुटसल है। और अभी इसके साथ साथ हम लोगों ने 3 गेम के अंदर अपनी एकेडमी भी स्टार्ट की है, जिसमें कि NIA सर्टिफाइड आपको जो है कोचेज़ अवेलेबल रहेंगे।
जो कि आपका क्रिकेट के अंदर हमारी एकेडमी स्टार्ट हो चुकी है, बैडमिंटन में हो चुकी है और फुटसल में हो चुकी है, फुटबॉल। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद अब हमारी फैसिलिटी स्टार्ट हो गई हैं। आज एक सांकेतिक रूप से यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया है, जितने भी अब नए मेंबर्स आ गए हैं, ताकि उनसे हम लोग फीडबैक ले सकें कि और इसको फैसिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारे जो फैसिलिटी थी जो अभी रन नहीं कर रही थी, जैसे हमारा स्क्वॉश कोर्ट हो गया, ऊपर फुटबॉल हो गया, तो वो भी अब हमारी स्टार्ट हो गई हैं। जो मेन एम हमारा ये था कि वो एक हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें यहाँ की जनता को। जो लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है खेलने के लिए, उनको यहाँ विद इन देयर रीच एक खेलने की जगह मिल जाए। साथ ही साथ एक ही बहुत ही अनुभव प्रयास है, जिसमें हम लोग यहाँ स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी रन करने वाले हैं। जो बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हमारे पढ़ते हैं, जिनके पास प्रतिभा है, उनको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। एक उसमें मॉडल डिसाइड किया जाएगा कि कितने बच्चे पर स्पोर्ट्स ले सकते हैं, कौन से स्लॉट में लिए जाएंगे। चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।